नमस्कार दोस्तों, हम आषाढ़ का एक दिन नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। यह मोहन राकेश का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है और जितनी भी हिंदी की परीक्षाएं होती हैं उसमें मोहन राकेश के नाटक से या उनकी रचनाओं से एक प्रश्न आना तय रहता है। तो इनकी जो ये रचना है आषाढ़ का एक दिन, यह कालिदास के ऊपर आधारित है और यूपीएचएससी, आरपीएससी, एमपी लेक्चरर और जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां हैं सब में ये आषाढ़ का एक दिन नाटक सम्मिलित है। और यूपी, टीजीटी, पीजीटी या अन्य किसी भी परीक्षा के लिए ये उपयोगी है, इसे ध्यान से देखिए। यह यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि मैं ये विलोम का कथन है कि सुना है वहाँ जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहाँ के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं, रंगशालाएँ हैं, मदिरालय और अन्यान विलास भूमियाँ हैं। तो चूँकि विलोम जो है वो अय्याश प्रवृत्ति का है और खुद जो है मदिरा पीता है, इसलिए उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत महसूस होती है और इन चीज़ों का नाम वो ले रहा है। फिर मल्लिका के मुख पर बहुत कठोरता आ जाती है, या जो विलोम की बात मल्लिका सुनती है तो वह जो है बहुत क्रोधित हो जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम, यह समय और स्थान निसंदेह इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। मतलब वो कहती है कि आप इस समय यहाँ हैं, ये मैं आपसे आशा नहीं कर रही थी, लेकिन आप ज़बरदस्ती यहाँ पे आ गए हैं। विलोम कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था, बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई। यह कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं है। अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा ना की जाए, अप्रत्याशित बात नहीं है। फिर कालिदास कहता है, विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। कुछ न करना अप्रत्याशित हो सकता है। विलोम कहता है, यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह मेरी प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपा हो। अब क्षण भर कालिदास की आंखों में देखता रहता है। मतलब विलोम उसकी कालिदास से ये बातें करता है और उसकी आंखों में देखता है। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। उल्मुख के पास हटकर कालिदास के पास में आ जाता है, क्योंकि इस समय जब ग्राम प्रांतर में विलोम और कालिदास दोनों हैं तो विलोम जो है अधिक प्रसिद्ध है और कालिदास कम प्रसिद्ध है। इसलिए वह कहता है कि विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। फिर कालिदास कहता है, निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। विलोम, अच्छा है तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। संभवतः फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर प्राप्त न हो। एक दिन व्यवधान का तुम्हें बहुत दूर कर देगा ना? कालिदास, वर्षों का व्यवधान भी विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। विलोम बहुत पास आकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख देता है। विलोम, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना? अर्थपूर्ण दृष्टि से अंबिका की ओर देखता है। कालिदास, मैंने तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझा। उसके हाथ अपने कंधे से हटा देता है। विलोम, मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। मल्लिका आवेश में झरोखे के पास से उधर की ओर बढ़ जाती है। मल्लिका, आर विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता को क्षम्य नहीं समझती। अनर्गल मतलब बेकार की बातें जो होती हैं उन्हें अनर्गल बातें कहते हैं। तो विलोम कहता है, अनर्गलता टहलकर अंबिका के निकट आ जाता है। कालिदास खिन्न भाव से दो एक पग दूसरी ओर चला जाता है। इसमें अनर्गलता क्या है? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? क्यों अंबिका? अंबिका अव्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और न ही जानना चाहती हूँ, अंदर की ओर चल देती है। विलोम, ठहरो अंबिका। अंबिका रुक कर उसकी ओर देखती है। कल तक ग्राम प्रांतर में कालिदास और मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ सुना जाता रहा है।
मल्लिका आवेश में एक पग और आगे आ जाती है। मल्लिका आर विलोम आप मतलब विलोम की ये बातें मल्लिका को अच्छी नहीं लग रही, इसलिए वह उसे कह रही कि आर विलोम आप मतलब शांत हो जाइए। विलोम उस आधार को दृष्टि में रखते हुए क्या यह उचित नहीं कि कालिदास यह स्पष्ट कर दे कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है, या मतलब कि अकेले वो उज्जैनी जाएगा या मल्लिका को लेके जाएगा। कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मल्लिका कहती है कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। विलोम मैं कब कहता हूँ कि बाध्य है, परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? कालिदास मूड पड़ता है, दोनों एक दूसरे के सम्मुख आ जाते हैं। कालिदास मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में नहीं, उनके जीवन में भी अनधिकार प्रवेश कर जाती हो। तो वह कालिदास कहता है कि मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में भी अनधिकार मतलब बिना अधिकार के ही प्रवेश कर जाते हो, बिना किसी अनुमति के ही। फिर विलोम का था अनधिकार प्रवेश। मैं क्यों अंबिका? तुम्हें कालिदास की बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनधिकार प्रवेश करता हूँ? अंबिका मैं कह चुकी हूँ कि मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना, फिर अंदर चली जाती है। विलोम बस चल ही दी। अच्छा कालिदास तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में अनधिकार प्रवेश किया है? चल ग्राम प्रांतर में चलकर किसी से पूछ ले। विदग्धतापूर्ण दृष्टि से उसे देखता है, फिर उल्मुख के पास जाकर उसे आधार से निकालकर हाथ में ले लेता है। फिर तो तुमसे अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा है। अंतःकरण मतलब अंदर के मन से, अंतरात्मा जिसको कहते हैं वो अंतःकरण है। कालिदास तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं अभी इतना ही जानता हूँ कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक भी मोह नहीं है। विलोम उन्मुख कालिदास के मुख के निकट ले आता है। विलोम कहता है निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता था कि यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या उचित नहीं है कि मल्लिका कालिदास की ओर उसके बीच में आ जाती है। उन्मुख का प्रकाश उसके मुख पर पड़ने लगता है। मल्लिका कहती आर विलोम आप अपनी सीमा के बाहर जाकर बात कर रहे हैं। मैं बालिका नहीं हूँ, अपना शुभ अशुभ समझती हूँ। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के, देखिए एक यहाँ शब्द दिया है विदग्धता, जिसे कहेंगे चतुराई या चतुरता या धूर्तता। इस अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। विलोम यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही कारण पर्याप्त है। उन्मुख पुनः कालिदास के निकट ले जाता है और एक बात कालिदास से भी करना चाहता था। अर्थपूर्ण दृष्टि से कालिदास को देखकर फिर मल्लिका की ओर देखता है। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। पुनः एक एक करके दोनों की ओर देखता है और ड्योढ़ी की ओर चल देता है। ड्योढ़ी के पास से मुड़कर फिर कालिदास की ओर देखता है। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा भी हित चिंतक है। हित चिंतक का मतलब शुभ चिंतक है। कालिदास मुझसे अधिक कौन जान सकता है? विलोम के कंठ से तिरस्कारपूर्ण हंसी का स्वर निकलता है और वह मल्लिका की ओर देखता है। तिरस्कारपूर्ण मतलब जैसे उपेक्षा की हंसी का स्वर निकलता है और वह मल्लिका की ओर देखता है। विलोम अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आ पहुँचे, तब के लिए भी क्षमा चाहते हुए सो
सोत्प्रास मुस्कुरा कर चला जाता है। कालिदास क्षण भर मल्लिका की ओर देखता रहता है, फिर झरोखे से निकट चला जाता है। तो यहाँ सोत्प्रास का मतलब हुआ व्यंग पूर्वक, व्यंग पूर्वक हंसना, ये होता है सोत्प्रास, व्यंग पूर्वक। ये दिया हुआ है व्यंग्य पूर्वक, व्यंग्य के साथ, मतलब जिसे कहेंगे ताना भरी हंसी। मल्लिका फिर तुमसे फिर मल्लिका कहती फिर उदास हो गए। कालिदास झरोखे से बाहर की ओर देखता है। देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो। कालिदास सहसा उसके निकट आ जाता है। कालिदास, तुम फिर एक बार सोच लो मल्लिका। प्रश्न सम्मान और आश्रय स्वीकार करने का नहीं है, उससे भी बड़ा प्रश्न मेरे सामने है। मल्लिका कहती, और वह प्रश्न मैं हूँ ना। उसे बाहों से पकड़कर आसन की ओर बिठा देती है। यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो ना। कालिदास उसकी ओर देखता है। तुम समझते हो कि तुम अवसर को ठुकरा कर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। उमड़ते हुए आंसुओं को दबाने के लिए आंखें झपकाती है और ऊपर की ओर देखने लगती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने पर मेरे अंतर को एक रिक्तता छा लेगी और बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा। फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही हूँ। मुस्कुराने का प्रयत्न करती हुई उसकी ओर देखती है। मैं हृदय से कहती हूँ कि तुम्हें जाना चाहिए। कालिदास, चाहता हूँ कि तुम इस समय अपनी आंखें देख सकती, मतलब कालिदास कहता है कि चाहता हूँ कि तुम इस समय अपनी आंखें देख सकती, कि मतलब तुम मेरे जाने से कितनी दुखी हो लेकिन उसको छुपा रही हो। मल्लिका कहती, मेरी आंखें इसलिए गीली हैं कि तुम मेरी बातें नहीं समझते। तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवकाश कहाँ मिलेगा। मतलब यहाँ ग्राम प्रांतर में अगर तुम रहोगे तो तुम्हारी प्रतिभा दब जाएगी और तुम्हें कोई जान नहीं पाएगा, तुम्हें कोई प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते हैं। वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। मतलब सामान्य की कसौटी पर उसे साधारण इंसान वो समझते हैं, लेकिन कालिदास के अंदर बहुत प्रतिभा है, ये मल्लिका जानती है। विश्वास विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ कि तुम जाओ। कालिदास, तुम मुझे पूरी तरह नहीं समझ रही हो। मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का भी नहीं है। मतलब कालिदास कहता है कि तुम मुझे पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का भी नहीं है। मल्लिका शब्दों की चुभन का अनुभव करके भी अपनी मुद्रा स्वाभाविक बनाए रखने का प्रयत्न करती है। कालिदास जैसे सोचता सा उठ खड़ा होता है और टहलने लगता है। मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। ग्राम प्रांतर का मतलब होता है ये गांव, जो पूरा गांव था उसे वो ग्राम प्रांतर कहता है। वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और ये मेघ हैं। यहाँ की हरितमा हरिणों के बच्चे पशुपाल हैं। यहाँ की हरितमा मतलब हरियाली, हरियाली, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो इसलिए वहाँ पे हरियाली है। हरिण श्रावक हैं, हरिणों के बच्चे, और पशुपाल हैं, मतलब पशुओं को पालने वाले। रुक कर मल्लिका की ओर देखता है। यहाँ से जाकर अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। तो कालिदास कहता है कि मैं अगर यहाँ से जाऊंगा तो अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा, अर्थात यहाँ से यहाँ से मैं दूर हो जाऊंगा। मल्लिका आसन पर कोहनी रखकर उसके टेक लगा लेती है। मल्लिका, यह क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। यह क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना देती है। मतलब वो कह रही है कि इस ग्राम प्रांतर से जितना तुम्हारा विकास होना था वो हो चुका है। मतलब कुछ ग्रहण कर सकते थे वो कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है। मतलब अब तुम्हें अपना और विकास करना है और कुशल होना है।
जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे, जो तुम्हें मतलब परिपूर्ण बना दे। ऐसी जगह पे तुम्हें जाना चाहिए। नई भूमि सुखा भी तो सकती है, मतलब वो कालिदास फिर कहता है कि नई भूमि मेरे व्यक्तित्व को सुखा भी सकती है। मल्लिका कहती, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कहीं कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी। कालिदास, और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। मल्लिका उठकर उसके निकट आ जाती है और उसके हाथ पकड़ लेती है। मल्लिका, यह क्यों आवश्यक है कि तुम उन सब अपेक्षाओं का निर्वाह करो? तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। यह क्यों आवश्यक है कि तुम अपने उन सब अपेक्षाओं का निर्वाह करो? तुम दूसरे के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। यह मल्लिका कहती है। कालिदास, फिर भी कई कई आशंकाएं उठती हैं, मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। कालिदास कहता, आशंकाएं मतलब कि जैसे चिंता होती है और कुछ उसके मन में शक बैठ जाता है, इस तरह से उसके मन में हो रहा है। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता, मतलब उज्जैनी जाने के लिए वह खुश नहीं है, उत्साहित अंदर से नहीं है। मल्लिका, मेरी ओर देखो। वह कालिदास से कहती है, मेरी ओर देखो। कुछ क्षण कालिदास उसकी आंखों में देखता रहता है। अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता? विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से विच्छिन्न नहीं होगे। यहाँ की वाव, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिण, इन सब को तुम साथ ले जाओगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं रहूँगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूँगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊँगी और उड़कर आते हुए मेघों में घिर जाया करूँगी। बिजली कड़कती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। संभवतः फिर वर्षा होगी। यूँ भी बहुत अंधेरा हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कालिदास, मुझे जाने के लिए कह रही हो? कालिदास कहता है, तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो? मल्लिका कहती, हाँ, देखना, मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूंगी, बहुत घूमूंगी और संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। मतलब मल्लिका हर ढंग से प्रयत्न करती है कि कालिदास उज्जैनी जाए और राजकवि की पदवी धारण कर ले। कालिदास, इसका अर्थ है तुमसे विदा लूं। तो मल्लिका जैसे सहसा चिहुक उठती है। मल्लिका मतलब चौंक जाती है। मल्लिका, नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। मतलब प्रशस्त होने का मतलब कि कोई उसमें बाधा ना हो, भविष्य तुम्हारा उज्जवल हो। फिर कालिदास क्षण भर आंखें मूंदे रहता है, फिर झटके से चला जाता है। मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए आसन पर जा बैठती है। तीव्र मेघ गर्जन सुनाई देता है और साथ वर्षा का शब्द सुनाई देने लगता है। मल्लिका अपने को रोकने का प्रयत्न करती हुई भी सिसक उठती है। अंबिका अंदर से आकर उसके सिर पर हाथ रख देती है और उसका सिर ऊपर उठाती है। अंबिका कहती है, मल्लिका। मल्लिका अंबिका की ओर देखती है और झरोखे के पास जाकर उससे सिर टिका लेती है। अंबिका, तुम स्वस्थ नहीं हो मल्लिका, चलो अंदर चलकर विश्राम कर लो। मल्लिका सिसकियां दबाने का प्रयत्न करती हुई उसी तरह खड़ी रहती है। मल्लिका, मुझे अभी यहीं रहने दो माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ घिरे हैं। कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। पुनः हाथों में मुंह छिपाकर सिसक उठती है। अंबिका उसके निकट आकर उसे अपने से सटा लेती है। अंबिका, रो नहीं मल्लिका। मल्लिका, मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों में जो बरस रहा है वह दुख नहीं है, यह सुख है माँ, सुख। अंबिका के वक्ष में मुंह छिपा लेती है। पुनः मेघ गर्जन सुनाई देता है। वर्षा का शब्द तीव्र उठता है। प्रकाश क्षीण हो जाता है और पर्दा धीरे धीरे गिरता है। ये प्रथम अंक था। यहाँ तक प्रथम अंक था। अब दूसरे अंक में हम देखें क्या हो रहा है। दूसरे अंक में कुछ वर्षों के अनंतर, मतलब कुछ साल अब बीत चुका है, जब दूसरा अंक शुरू होता है तो कुछ वर्ष बीत चुका है। पर्दा उठने पर वही प्रकोष्ठ दिखाई देता है। प्रकोष्ठ की अवस्था में पहले से कहीं अंतर आ गया है। लिपाई कई स्थानों से उखड़ रही है। गेरू से बने हुए स्वास्तिक, शंख और कमल सब बुझे बुझे से हैं। चूल्हे के पास पहले से बहुत कम बर्तन हैं। कुंभ केवल 2 हैं। उनके बीच तक काई जमी है।
झरोखे के पास के आसन पर कुछ लिखे हुए भोजपत्र बिखरे हैं। कुछ भोजपत्र एक रेशमी वस्त्र में बंधे हैं। आसन के निकट टूटा मोढ़ा है जिस पर भोजपत्रों को सी कर बनाया गया एक ग्रंथ रखा है। आसन के निकट एक मोढ़ा है। मोढ़ा का मतलब वस्तु रखने की जगह जैसे बना ली है तो उसे मोढ़ा कहेंगे। आसन के निकट एक मोढ़ा जिस पर भोजपत्रों को सी कर एक ग्रंथ बनाया गया, जो मतलब कालिदास भोजपत्रों पे जो कविताएं करता था उसे मल्लिका बहुत सहेज कर रखी है। चूल्हे के निकट के कोने में रस्सी बंधी है जिस पर कुछ वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। अधिकांश वस्त्र फटे हुए हैं। ये दूसरे रंगों के वस्त्र खंडों से जोड़े गए हैं, मतलब पैचवर्क जिसे कहेंगे कि कपड़े जैसे हैं, कपड़े हैं जैसे मान लीजिए कपड़ा है तो ये अगर यहाँ से फट गया है तो यहाँ दूसरे रंग का कपड़ा लगा दिया गया है। इसे ही कहेंगे कि दूसरे रंगों के वस्त्र खंडों से जोड़े गए हैं। एक टूटा मोढ़ा डेवढ़ी के द्वार के पार्श्व में रखा है। चौकी एक ही है जिस पर बैठी मल्लिका खरल में औषधि पीस रही है। अंदर के प्रकोष्ठ में बिछे तल्प का कोना उसी प्रकार दिखाई देता है। अंबिका तल्प पर लेटी है। तल्प मतलब होता है तखत, बिस्तर जिसे कहेंगे। अंबिका तल्प पर लेटी है। बीच बीच में वह पार्श्व बदल लेती है। निक्षेप बाहर से आता है। मल्लिका हाथ रोक कर अपना बिखरा हुआ अंशुक ठीक करती है। अंशुक मतलब दुपट्टा, दुपट्टा या आंचल। अंशुक का मतलब होता है दुपट्टा या आंचल, ठीक करती है। फिर है निक्षेप कहता है, अब अंबिका का स्वास्थ्य कैसा है? मल्लिका, अभी वैसे ही है, अभी वैसे ही ज्वर आता है। निक्षेप, पहले से कुछ अंतर नहीं है? मल्लिका, प्रतीत तो नहीं होता। निक्षेप, निरंतर 2 वर्षों से एक सा ज्वर। मल्लिका एक ठंडी सांस लेकर खरल में पीसी हुई औषध पत्थर के कटोरे में डालने लगती है। निक्षेप द्वार के पास से मोढ़ा खींचकर उसके निकट बैठ जाता है। मोढ़ा का मतलब जैसे एक स्टूल टाइप का हो या पीढ़ा टाइप का हो, चौकी जिसे छोटी चौकी कहते हैं, उसे ही यहाँ पे मोढ़ा कहा जा रहा है। पर वस्तुतः अंबिका बहुत चिंता करती है। मल्लिका औषध भी तो ठीक से नहीं खाती। औषध में दूध और मधु मिलाकर हिलाने लगती है। निक्षेप अपनी उंगलियां उलझाकर भटकता है। निक्षेप, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मल्लिका, ठीक है, दुबली हो गई हो। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। मल्लिका आंखें बचाती हुई अधिक तत्परता से औषध को हिलाने लगती है। कई बार सोचता हूँ कि स्वयं उज्जैनी जाकर उनसे मिला हूँ। मल्लिका, क्यों? निक्षेप, कई कई बातें करना चाहता हूँ। कई कई बार मुझे लगता है कि मेरा भी कुछ अपराध है। मतलब वो उसकी जो दशा मल्लिका की खराब हो गई है तो उसका कारण जो है निक्षेप अपने आप को भी समझता है कि मेरे कहने से ही तुमने जो है कालिदास को उज्जैनी भेजा था। मल्लिका गंभीर आश्चर्य की मुद्रा में उसकी ओर देखती है। मल्लिका, किस बात में? निक्षेप लंबी सांस लेता है। निक्षेप, बात बहुत समझती हो, बात तुम समझती हो। मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस प्रकार वहाँ के ही हो जाएंगे। मल्लिका, मुझे तो प्रसन्नता है कि वे वहाँ जाकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतुसंहार की रचना की थी। मतलब ये कालिदास की रचना है ऋतुसंहार। वहाँ रहकर उन्होंने कई नए नए काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पूर्व जो व्यवसायी आए थे उन्होंने कुमार संभव, ये कालिदास की रचना कुमार संभव और मेघदूत, ये भी कालिदास की रचना है। इसे दूत काव्य भी कहा जाता है। जैसे अगर प्रश्न आए कि कालिदास की कौन सी रचना दूत काव्य के अंतर्गत आती है तो मेघदूत। वे कहते थे कि उनके एक और बृहत काव्य की बहुत चर्चा है परंतु उसकी प्रत उन्हें नहीं मिल सकी। निक्षेप, यूँ तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है।
जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। रंगशाला मतलब जहाँ पर नाटक खेले जाते हैं, जहाँ पे अभिनय होता है। मल्लिका फिर भी क्या निक्षेप, मुझे दुख होता है इन सबके अतिरिक्त उन्हीं व्यवसायियों के मुख से और भी तो कई बातें सुनी थी। मल्लिका, कोई व्यक्ति उन्नत करता है और उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद अनायास जुड़ने लगते हैं। मतलब ये प्रासंगिक बात कह रही है मल्लिका कि आज भी अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसके बाद उसके साथ अपवादें जुड़ जाती हैं। प्रासंगिक है ये। मल्लिका अनायास जुड़ने लगती हैं। निक्षेप, मैं अपवाद की बात नहीं करता, उठकर टहलने लगता है, परंतु यह भी तो सुना था कि गुप्तवंश की राजदुहिता ने उनका परिणय हो गया है। मतलब राजदुहिता जो है प्रियंग मंजरी, प्रियंग मंजरी एक इसमें नायिका है, उससे कालिदास का विवाह हो जाता है। कालिदास का विवाह हो जाता है। विवाह हो जाता है। फिर मल्लिका, तो उसमें दोष क्या है? निक्षेप, एक दृष्टि से देखें तो दोष नहीं भी है, परंतु यहाँ रहते हुए उनका यह आग्रह था कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। मतलब कालिदास कह रहे थे, जब ग्राम प्रांतर में कालिदास थे तो कह रहे थे कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा। फिर रुक कर उसकी ओर देखता है। यह आग्रह, उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके पास इस आग्रह की रक्षा के लिए तुमने, मतलब अ, वो निक्षेप ये याद दिलाता है कि तुमने उस आग्रह का क्या होगा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके इस आग्रह की रक्षा के लिए तुमने कितना बड़ा त्याग किया है। मल्लिका कहती है, उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेकानेक साधारण प्राणियों में से हूँ। वे असाधारण हैं। उन्हें जीवन में असाधारण का ही संसर्ग चाहिए था। सुना था कि राजदुहिता बहुत विदुषी हैं। विदुषी का मतलब विद्वान, जो राजनीति और संस्कृत में निपुण है। निक्षेप, हाँ सुना था, बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी है। मैंने कहा न कि एक दृष्टि से देखें तो इसमें कोई दोष नहीं, परंतु दूसरी दृष्टि से देखता हूँ तो बहुत ग्लानि होती है। मल्लिका, इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है, यह कि ऐसी मैं उनकी प्रगति के मार्ग में बाधा भी बन सकती थी। आपके नियोजन से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित न करती, कितनी बड़ी क्षति होती। मल्लिका मतलब इतना बड़ा त्याग करने के बाद भी ये कह रही है कि इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है। ग्लानि किस लिए होती है? कि मल्लिका के कारण ही कालिदास उज्जैनी नहीं जाना चाह रहा था। मैं उनकी प्रगति के मार्ग में बाधा भी बन सकती थी कि अगर मैं उन्हें ना भेजती और बाधा बन के खड़ी हो जाती तो शायद वो ना जाते। आपके नियोजन से, मतलब निक्षेप ने ही मल्लिका से कहा था कि तुम उसे मना सकती हो, तुम उसे उज्जैनी भेज सकती हो। फिर निक्षेप, यही तो सोचता हूँ कि मेरे नियोजन से तुम ऐसा ना करती तो संभवतः आज तुम्हारा जीवन यह न होता। मल्लिका, मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया है? इतना ही कि पहले माँ काम करती थीं, अब वे रुग्ण हैं, मैं काम करती हूँ। रुग्ण का मतलब बीमार, अस्वस्थ, अस्वस्थ या बीमार। निक्षेप, बाहर से तो इतना ही अंतर है मल्लिका, केवल यही अंतर है। औषध लिए हुए उठ खड़ी होती है। माँ को औषध दे दूँ, अभी आती हूँ। अंदर चली जाती है और अंबिका को सहारे से उठाकर औषध देती है। अंबिका औषध पीकर कटुता के अनुभव से सिर हिलाती है। निक्षेप टहलता हुआ झरोखे के निकट चला जाता है। बाहर घोड़े की टापों का शब्द सुनाई देता है, जो निकट आकर दूर चला जाता है। निक्षेप झरोखे से सटा देखता रहता है। अंबिका औषध पीकर लेट जाती है। मल्लिका कटोरा लिए हुए बाहर आती है और किवाड़ को पकड़े हुए अंबिका की ओर देखती है।
मल्लिका, माँ ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दूँ? मल्लिका जो है अंबिका से पूछ रही है। अंबिका धीरे-धीरे सिर हिलाती है। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है और कटोरे को चूल्हे के निकट रख देती है। 2 एक जूठे बर्तन वहाँ पहले भी पड़े हैं। निक्षेप झरोखे के पास से हट कर आता है। निक्षेप, लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। मल्लिका, कौन लोग? निक्षेप, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। 2 वैसी ही आकृतियाँ अभी मैंने देखी हैं, जैसी तब देखी थी। मतलब जैसे जब कालिदास को लोग लेने आए थे, उसी तरह से अब भी वह लोग आए हुए हैं, जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। मल्लिका थोड़ा सिहर जाती है। मल्लिका, कैसी आकृति है? अपने भाव को दबाती हुई थोड़ा हँसने का प्रयत्न करती है। जानते हैं माँ इनके संबंध में क्या कहती हैं? वे कहती हैं कि जब भी यहाँ आकृतियाँ दिखाई देती हैं, कोई न कोई अनिष्ट होता है। अनिष्ट का मतलब कि बुरी घटना कोई घटती है। बुरी घटना या कोई दुख आ जाता है, उसे अनिष्ट कहते हैं। कभी युद्ध, कभी महामारी, परंतु पिछली बार तो कुछ नहीं हुआ। निक्षेप, नहीं हुआ? मल्लिका उससे आंखें बचाती हुई गीले वस्त्रों को देखने में व्यस्त हो जाती है। मल्लिका, क्या हुआ? और जो हुआ वह तो अच्छा ही था। 2 एक वस्त्रों को उतार कर और देख कर फिर रस्सी पर फैला देती है। वायु में आजकल इतनी नमी है कि वस्त्र घंटों तक नहीं सूखते। फिर टापों का शब्द सुनाई देने लगता है। निक्षेप शीघ्रता से झरोखे के निकट चला जाता है। सहसा उसके मुख से आश्चर्यपूर्ण ध्वनि निकल पड़ती है। निक्षेप, हैं, नहीं, परंतु नहीं, कैसे? टापों का शब्द दूर चला जाता है। निक्षेप बहुत उत्तेजित सा झरोखे के पास से हट कर आता है। मल्लिका उसकी ओर देखती है। मल्लिका सहसा उत्तेजित क्यों हो उठे आर्य निक्षेप? निक्षेप, मैंने एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा। मल्लिका, तो क्या हुआ? आप भी माँ की तरह व्यर्थ में अनिष्ट की आशंका करने लगे? निक्षेप, परंतु वह बहुत पहचानी हुई आकृति है। मल्लिका, पहचानी हुई आकृति? निक्षेप, मुझे विश्वास है कि स्वयं कालिदास है। मल्लिका हाथ के वस्त्र को पकड़े हुए स्तंभित हो जाती है। उसका स्वर बैठ हो जाता है। स्तंभित का मतलब वो एकदम खड़ी हो जाती है, जैसे उसे कोई शाप लग गया हो। मल्लिका, कालिदास, यह कैसे संभव है? वो मल्लिका कहती है कि कालिदास यहाँ आ जाए, यह कैसे संभव? निक्षेप, परंतु मैंने अपनी आँखों से देखा है। वे घोड़ा दौड़ाते हुए पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राजसी वेशभूषा में कोई और उन्हें न पहचान पाए। निक्षेप की आँखें भ्रांत नहीं हो सकती। मतलब निक्षेप की आँखें धोखा, भ्रांत का मतलब होता है भ्रमित हो जाना, धोखा खा जाना। भ्रमित हो जाना या धोखा खा जाना। मैं अभी जाकर देखता हूँ, वे राज कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। उसी उत्तेजना से बाहर चला जाता है। मल्लिका, वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। अपनी उंगली को दांत से काटती है और पीड़ा का अनुभव होने पर यंत्र चालित सी झरोखे के पास चली जाती है। यंत्र चालित चालित मतलब कि अब उसके अंदर कोई संवेदना नहीं है, वो मशीन की तरह झरोखे के पास चली जाती है। ड्योढ़ी से रंगड़ी और संगनी का प्रवेश करती हैं। ड्योढ़ी से रंगनी और संगनी प्रवेश करती। मल्लिका नुपुरों के शब्द से चकित होकर उस ओर देखती है। रंगनी संगनी पीछे से आगे करती हैं, आगे आती हैं। तो ये देखिए, रंगिनी और संगिनी जैसे इसकी पात्र हैं, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। रंगिनी और संगिनी कहाँ आती हैं? इनका दूसरे अंक में प्रवेश होता है। किस पात्र का किस अंक में प्रवेश होता है, ये भी ध्यान देना है। रंगिनी, इनसे पूछो कि हम अंदर आ सकती हैं। संगिनी उसे आगे करती हुई स्वयं पीछे हट जाती है। संगिनी, तुम पूछो। मल्लिका झरोखे से हटकर उनके निकट आती है। रंगिनी, अच्छा, मैं ही पूछती हूँ। सुनिए, यह आपका घर है? मल्लिका, हाँ हाँ, आइए, आप मेरे यहाँ आई हैं। रंगिनी और संगिनी दोनों अंदर आ जाती हैं और कौतूहलपूर्ण दृष्टि से उधर उधर देखती हैं। कौतूहलपूर्ण मतलब आश्चर्य, आश्चर्य से देखती हैं। ये जो है
रंगिनी और संगिनी देखती हैं। फिर रंगिनी कहती है, हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आई हैं, समझ लीजिए यूं ही आई हैं ग्राम प्रदेश में घूमती हुई। संगिनी, हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं। रंगिनी, और यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती हैं। मतलब जीवन शैली क्या है वो सब रंगिनी और संगिनी जानना चाहती हैं। संगिनी, पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। ये है शुभ श्री रंगड़ी, उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती हैं और नाटक लिखने में आपकी रुचि है। तो रंगनी शुभश्री, मतलब जैसे नाम के आगे शुभश्री लगा रही है। रंगनी उज्जैनी के नाटक केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है। तो किस चीज़ का अभ्यास करती हैं? नृत्य का अभ्यास करती हैं और नाटक लिखने में आपकी रुचि है। रंगनी और ये संगिनी, रंगिनी अब पहले संगिनी ने रंगिनी का परिचय दिया, अब रंगिनी संगिनी का परिचय दे रही है। और ये संगिनी उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती हैं। अब प्रश्न आता है कि रंगिनी क्या सीखती है? तो मृदंग और वीणा वादन सीखती है। बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती हैं, प्रणय गीत लिखती है। अब गद्य की ओर आ रही हैं और आप उत्सुकता से मल्लिका की ओर देखती है। मल्लिका चकित और अप्रतिभ सी खड़ी रहती है। मतलब मल्लिका एकदम चकित है कि मेरे घर में ये कौन आ गया, एकदम से उसे आश्चर्य होता है। आश्चर्य की मुद्रा में ही वो खड़ी रहती है। संगिनी, आपने अपना परिचय नहीं दिया। मल्लिका, मेरा परिचय कुछ भी नहीं है, आप आइए यहाँ आसन पर बैठिए। संगिनी, हम बैठने के लिए नहीं, केवल अध्ययन करने के लिए आई हैं। इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? मल्लिका, किस स्थान को? रंगिनी, इनका अभिप्राय इस सारे स्थान को है जहाँ इस समय हम हैं। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं? मल्लिका कहती है कि यहाँ भी हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। रंगनी, प्रकोष्ठ को आप लोग भी प्रकोष्ठ कहते हैं और कुंभों के निकट जाकर एक कुंभ को छूती है, इसको मल्लिका कहती है, इसे कुंभ कहते हैं। रंगिनी कहती है कुंभ, प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ, मतलब दोनों की भाषा में अंतर नहीं है। निराशा से कंधे हिलाती है। संगिनी, देखिए यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं हैं। मल्लिका अवाक भाव से उनकी ओर देखती है। मल्लिका, स्थानीय शब्द जैसे पतंजल? संगिनी कहती है जैसे पतंजल ने लिखा है कि यहाँ को कुछ लोग यरवा बोलते हैं, और जैसा कि पतंजलि ने लिखा है यदुआ को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तदवा को तरवा। तो यरवाणस्त वार्ण ऋषियो बभूव। मल्लिका, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। मल्लिका कहती मुझे इतना ज्ञान नहीं है। संगिनी कुछ निराश सी आसन पर बैठ जाती है। रंगिनी घूमकर प्रकोष्ठ की ओर एक एक वस्तु का निरीक्षण करती रहती है। मल्लिका संगिनी के निकट चली जाती है। संगिनी, देखिए हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहती हैं जिनका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से हो। आपके घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे ही हैं। यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? मल्लिका, यहाँ के जीवन की विशेषता झरोखे की ओर मुख करके पल भर देखती रहती है। मैं नहीं जानती, हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। मल्लिका मतलब कहती कि हमारे जीवन की कुछ विशेषता नहीं है, हम साधारण लोग हैं, हमारा जीवन भी साधारण है। संगिनी, यह मैं नहीं मान सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसे असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। अब संगिनी कह रही है कि इसी क्षेत्र से कालिदास गए हैं और वो असाधारण प्रतिभा उनके अंदर है, तो यहाँ की वस्तुएं भी असाधारण होंगी। रंगिनी चूल्हे के आसपास की सब वस्तुओं की परीक्षा कर तथा एक बार अंदर झांक कर उस ओर आती है। रंगिनी, देखिए मैं आपको समझती हूँ। बात वस्तुतः यह है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही हैं। आप समझ सकती हैं यह कितना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु इस प्रदेश में घूमकर हम तो लगभग निराश हो रही हैं। यहाँ कुछ सामग्री ही नहीं है। संगिनी, अच्छा यहाँ
के कुछ वनस्पतियों के नाम बताइए। कैसी वनस्पति? मल्लिका पूछती है। संगनी कहती है कैसे वनस्पति? सोचने लगती है। जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है कि भास्वंती रत्नानि महोष महोषधीश्च, ये प्रकाश छोड़ने वाली औषधियाँ कौन सी हैं? मल्लिका, औषधियाँ प्रकाश नहीं छोड़ती। संगिनी सहसा खड़ी हो जाती है। संगिनी, औषधियाँ प्रकाश नहीं छोड़ती। आपका अभिप्राय है कालिदास ने जो लिखा वह मिथ्या है? मल्लिका कहती, उन्होंने कुछ भी मिथ्या नहीं लिखा। उन्होंने तो लिखा है कि रंगिनी जाने दो संगिनी, ये यहाँ के जीवन के संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती। रंगिनी निराशा से कंधे हिलाकर उठ खड़ी होती हैं। संगिनी, अच्छा आपका बहुत समय नष्ट किया, क्षमा कीजिए, आओ रंगिनी। फिर दोनों चली जाती हैं। मल्लिका ड्योढ़ी के किवाड़ मिला देती है, मतलब बंद कर लेती है। आसन के निकट जाकर वह नीचे बैठ जाती है और बिखरे हुए पृष्ठों पर सिर टिका देती है। उसकी आंखें मुद जाती हैं और एक लंबी सांस निकल पड़ती है। इतना जो है आज के उसमें शेष जो है कल हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।